गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग अध्ययन किए थे जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे इन जनजातियों के सांस्कृतिक को भूमिका को देखे थे, परिचय को देख चुके थे। जनजातियों के सामाजिक परिदृश्य में इनके हर्स्कोविट्स द्वारा जो परिभाषित किया गया था उसको अध्ययन किए थे। दुर्खिम जो थे उनका द्वारा भी जो दुर्खिम द्वारा बताया हुआ डेफिनेशन को भी देख लेते। साथ साथ हम देखे थे कि जो जनजाति हैं, जनजातियों की जो सामाजिक संगठन है उस संगठन में हम लोग परिवार को अध्ययन किए थे, ठीक है, और विवाह, नातेदारी और गोत्र व्यवस्था, वन समूह। और नेक्स्ट जो है आज हम लोग प्रारंभ करेंगे युवागृह से। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और यह युवागृह को हम लोग अध्ययन करेंगे। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, इसलिए क्योंकि क्लास तो प्रत्येक दिन चलती है तो आप लोग तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप लोग जो है बेल आइकन दबाइए, अर्थात जो घंटी का सिंबल होता है ना उसको। और अभी देखें तो जो भी आप लोग के मित्र होंगे उन तक भी जो है इस वीडियो को शेयर करने का प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे युवागृह, है ना, अर्थात यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये युवागृह जो है जनजातियों में देखिए क्या बताया जाता है कि भारत की बहुत सी जनजाति युवागृह का प्रचलन है। भारत की बहुत सी जनजातियों में युवागृह की प्रचलन है। यहाँ पे क्या होता है कि देखें तो अविवाहित लड़कों और लड़कियों का एक ऐसा संगठन है जिसका कार्य अपने सदस्यों को जनजाति की संस्कृति से परिचित कराना, सामूहिक जीवन में सहभाग करना तथा व्यवहार को जीवन साथी का समुचित चुनाव करने का अवसर देना है, ठीक है। अर्थात ये जो संगठन है युवागृह का, इसमें जनजाति को संस्कृति से उनको परिचित कराना, सामूहिक जीवन में सहभागी बनाना और व्यक्तियों के जीवन साथी का समुचित चुनाव करने का अवसर देता है। अर्थात यहाँ पे जो होता है जनजातियों के लड़के और लड़कियों को जो है वो जीवन साथी चुनने का भी एक अच्छा स्थान माना जाता है, ठीक है, जो फ्री होकर मतलब अपने स्वच्छंद रूप से एक दूसरे से देखकर, ठीक है, और विवाह कर सकते हैं, एक ऐसा चुनाव करके विवाह कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो युवागृह का निर्माण गांव की सीमा पर खेतों के बीच या जंगल में होती है। जो युवागृह होता है अर्थात जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वह गांव के बॉर्डर पे होगा या जंगल के बीच में, जहाँ पे देखें तो सभी युवा लड़के और लड़कियां मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही विवाह, जन्म, मृत्यु, फसल बोने, काटने, जंगली जानवरों और अपने पशुओं की रक्षा करने में जनजातियों को उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं। अर्थात हम देखें तो ये जो युवागृह है, ये युवागृह को जनजातियों का शैक्षणिक संस्थान माना जाता है। यहाँ पे इन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है, और जन्म, मृत्यु, फसल काटने, बोने, जानवरों से रक्षा करने और दूसरे लोगों की हेल्प करने तक के लिए भी जो है यह संगठन काफी उपयुक्त माना जाता है। अर्थात यहाँ पे जो है उनको सिखलाया जाता है लाकर। जिस तरह से हम देखें तो हम सभी कहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखें यह विद्यालय जो है ना हम लोग के लिए, लेकिन जनजातियों के लिए जो युवागृह है यही उनके लिए विद्यालय के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो जनजातियों में लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही संयुक्त युवागृह होती है।
जैसे हम देखें तो स्कूल होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि लड़के के लिए भी और लड़की दोनों साथ में अध्ययन करते हैं। और कहीं कहीं पे जो है प्रत्येक युवा गृह का मुखिया कोई वरिष्ठ या अविवाहित युवक या युवती होती है, अर्थात जो वहाँ का टीचर है, जो शिक्षक है, वह अविवाहित भी हो सकता है, ठीक है, और युवक भी हो सकता है और युवती भी हो सकती है। ये देखें तो गोंड और उरांव जनजाति में संयुक्त युवा गृह का प्रचलन है, अर्थात यहाँ पे हम देखें तो लड़के भी रहते हैं और लड़कियां लोग भी रहते हैं इस युवा गृह में, जबकि असम के कोयना नागा में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग युवा गृह की स्थापना की जाती है। अर्थात कुछ जगह ऐसे स्कूल हैं जहां पे सिर्फ लड़के पढ़ते हैं और ऐसे कई कॉलेज और स्कूल हैं जहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी महाविद्यालय जहां पे कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज भी, ठीक है। विभिन्न जनजातियों में युवा गृह का अलग अलग नामों से संबोधित भी किया जाता है। जो युवा गृह है इसे भिन्न भिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। अर्थात हम देखें तो गोंड जनजाति में इन्हें घोटुल बोला जाता है, घोटुल, ठीक है। मुंडा जनजाति में हम देखें तो गिटियोरा या गितियोरा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेट सेट एपी के एग्जाम और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, याद करने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। भोटिया जनजाति में इसे रंग भंग बोला जाता है। भोटिया जनजाति में क्या बोला जाता है? रंग भंग। और उरांव जनजाति में धुमकुरिया, जुआंग जनजाति में दरबार। इन सभी शब्दों से जो है युवा गृह को संबोधित किया जाता है। युवा गृह, यदि हम देखें, युवा गृह में सदस्यों की यौन शिक्षा देने का माध्यम है, ठीक है। यौन शिक्षा भी दिया जाता है आपके युवा गृह में। युवा गृह की कार्य प्रणाली से इस तरह के निष्कर्ष अधिक उचित प्रतीत नहीं होती है। अर्थात युवा गृह का जो कार्य प्रणाली है, इस तरह की जो निष्कर्ष होती है वो अधिक उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके बाद भी यह सच है ना, मतलब कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह सच है, यह सच है कि जनजातीय जीवन में, ठीक है, जनजातीय जीवन में बाहरी समूह का प्रवेश बढ़ जाने से आज युवा गृह अपने निर्धारित प्रकारों से हटने लगे, तो धीरे धीरे इनका विघटन प्रारंभ हो गया। अर्थात जब से बाहरी लोगों का समावेश होता चला गया, जैसे हम देखें मुसलमान शासक, क्रिश्चियन, है ना, ईसाई मिशनरी और जो अंग्रेज आए, इन वजह से जो है ना ये युवा गृह धीरे धीरे अपने प्रकार्य से हटने लगे और विघटन होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तीसरा यदि हम देखें, तीसरा संगठन, सॉरी यहाँ पे अब आगे जो हम लोग का संगठन था ना, 6 संगठन, ये 6 संगठन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है जनजातीय सामाजिक अस्थिरीकरण, अर्थात जनजातियों का सामाजिक अस्थिरीकरण क्या है। तो यहाँ पे हम देखें आदिवासी समाज में व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति के लिंग, आयु, नातेदारी तथा नेतृत्व के आधार पर है, ठीक है। अर्थात जो इनकी परिस्थिति होती है उसका निर्धारण लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे और नातेदारी के आधार पे तथा नेतृत्व के आधार पर जो है इनका अस्थिरीकरण किया जाता है। तो इनमें पहला यदि हम देखें तो पहला बताता है लिंग भेद, अर्थात जो लिंग भेद है अर्थात जेंडर, उसके माध्यम से जो है हमें देखने के लिए मिलता है इनका अस्थिरीकरण। तो यहाँ पे कहता है कि विश्व के सभी समाजों में लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष की परिस्थिति एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है, ठीक है। और एक और खस जनजाति में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति बहुत ऊंचा है। जो खस जनजाति है, इन खस जनजातियों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति बहुत ऊंची है, बहुत हाई है। जबकि दूसरी ओर टोडा जनजाति में स्त्रियों को अपवित्र समझकर उन्हें अधिकांश धार्मिक क्रियाओं से वंचित रखा जाता है। टोडा जनजाति में जो है महिलाओं को
ऊंचा स्थान मिलता है, लेकिन वही टोटा जनजातियों में अपवित्र मान समझा जाता है और उन्हें धार्मिक क्रियाओं से वंचित रखा जाता है। ठीक है। और असम के पहाड़ी में रहने वाले खासी जनजाति में बच्चों का पालन पोषण, भोजन बनाना और घर की देखभाल करना पुरुष का काम होता है। कहाँ पे? खस जनजाति में पालन पोषण करना किसका काम होता है? पुरुष का होता है। ठीक है। जबकि हम देखें, जबकि अधिकांश दूसरे जनजाति में यह कार्य स्त्री द्वारा की जाती है। किसका? कौन सा कार्य? बच्चों का पालन पोषण करना। ये पालन पोषण करना कौन करते हैं? महिलाएं करती है। लेकिन असम के जो खासी जनजाति है वहां पे पुरुष लोग जो है ना बच्चों का पालन पोषण करते हैं और भोजन बनाना। दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा कहता है आपका आयु भेद। आयु भेद सामान्य रूप में ये माना जाता है कि आयु बढ़ने के साथ, ठीक है, आयु जो बढ़ता है, आयु बढ़ने के साथ ही व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होने के कारण महत्वपूर्ण परिस्थितियां अधिक आयु के लोगों को दी जाती है। और बात भी सही है। आज हमारे यहाँ भी जो है, जो जितने अधिक उम्र का होता है उसके पास अनुभव अधिक होता है, ज्ञान अधिक होता है ना, और उनके समाज में परिस्थिति उच्च होती है। ठीक है। तो कहता है कि यहाँ प्रश्न यह है कि अधिकांश जनजाति पर्वतीय, जंगलीय और दुर्गम एकांकित क्षेत्र में निवास करती है, जहां आजीविका के साधन प्राप्त करना तुलनात्मक रूप से एक कठिन कार्य है। ठीक है। इसके फलस्वरूप अनेक जनजाति ऐसे भी हैं जहां वृद्ध लोगों की तुलना में युवा गृहों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि युवा सदस्यों को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। देखें तो कहते हैं एस्किमो लोगों की प्रकृति दशाएं बहुत कठिन होने के कारण जब कोई अधिक वृद्ध हो जाता है तो उस परिस्थिति में एक परंपरा के रूप में उनकी इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उनका परिवार का कोई योगदान नहीं रहा। अब समझ सकते हैं, ये एक ऐसा समाज है कि अपने वरिष्ठ को, जो वृद्ध हैं, उनको सम्मान के साथ उनका पालन पोषण, खान पान सारा देख रेख करते हैं। लेकिन एक जनजाति ऐसा है जो कहता है कि उनकी उपयोगिता कम हो गई और कम होने की वजह से क्या करता है? समाप्त कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है। विदेशों में भी ऐसा होता है। इसके बाद भी अधिकांश जनजाति आयु सीमा स्थिरीकरण का प्रमुख आधार है। अधिकांश जनजाति में वृद्ध लोग के एक संगठन को जनजातियों के आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। वृद्ध लोग जो है ना जनजातियों में जो है आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से निर्णय लेने का उन्हें हक भी मिलता है और अधिकार भी। तीसरा यदि हम स्थिरीकरण देखें तो तीसरा स्थिरीकरण आता है आपका नेतृत्व, लीडरशिप। ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए क्या कहता है, प्रत्येक जनजाति में सामाजिक स्थिरीकरण के अंदर उन लोगों को परिस्थिति काफी ऊंच होती है जिनमें अपने समुदाय का नेतृत्व करने का विशेष योगदान होता है। जो अपने जनजाति का योगदान नेतृत्व करते हैं उनका विशेष योग्यता होती है। जैसे हम देखें तो दलितों का मसीहा किनको माना जाता है? बताइए। दलितों का मसीहा हम देखें तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है। और आदिवासियों, जनजातियों का देवता माना जाता है बिरसा मुंडा को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जनजातियों का नेतृत्व किया और आज भी समाज में उनकी उतनी ही प्रतिष्ठा और उतनी ही प्रशंसा बनी हुई है। ठीक है। यह योग्यता जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है और अधिकांश आदिवासी समाजों में आर्थिक क्रियाएं उपभोग से ही
संबंधित होती है। इस दशा में जनजातियों के जिन लोगों के पास कुछ दशाओं में उपयोग अतिरिक्त अधिक साधन संचित होता है, उन जनजातियों में विशेष प्रतिष्ठा मिलती है। अर्थात जो लोग के पास अधिक धन संपत्ति रहेगा उसी को ना समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलेगा। तो वही कहता है जिसके पास साधन अधिक संचित होता है उसे विशेष प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्त्रियों की परिस्थिति, अर्थात कहता है कि स्त्रियों को लेकर मानव शास्त्री और समाजशास्त्री में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सभ्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज के अंतर्गत स्त्रियों की परिस्थिति को कहीं अधिक उच्च मानते हैं। ठीक है। अर्थात जो सभ्य समाज है वहां के रिस्पेक्ट में जनजातियों में स्त्रियों का परिस्थिति अधिक उच्च है और अच्छा है, जबकि अनेक लेखकों ने आदिवासी समाज की एक ऐसी परंपराओं का उल्लेख किया है जो स्त्रियों को निम्न परिस्थिति देने के पक्ष में है। ठीक है। जिसमें हम देखें तो लेवी स्ट्रास महोदय उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवेश में स्त्री की परिस्थिति का मूल्यांकन मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। ठीक है। 4 आधारों पर किया जाता है। पहला हम देखें तो स्त्रियों के प्रति पुरुषों का वास्तविक व्यवहार क्या है। दूसरा कहता है कि आर्थिक जीवन में स्त्रियों के सहायक सहभाग, और तीसरा जो है स्त्रियों के वैवाहिक आधार, और चौथा कहता है सामाजिक एवं धार्मिक सहभाग की प्रकृति। इन 4 आधारों पे जो है ना समाज में इनकी परिस्थिति का निर्धारण किया गया है। किसके द्वारा? लेवी स्ट्रास के द्वारा। इसी आधार पे जिसको जितनी अधिक अधिकार प्राप्त है वो उतना उच्च है। ठीक है। अर्थात यहां पे देखिए कहता है कि जनजातीय समाज में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का वास्तविक व्यवहार को समझने का सबसे सरल आधार जनजातियों की नातेदारी के संबंधित रीतियों और वैवाहिक प्रणालियों पर ध्यान देना है। अर्थात जो नातेदारी है और जो इनके रीति रिवाज है और जो विवाह की प्रणाली है उसको ध्यान देना होगा। ठीक है। यहां पे कहते हैं कि आज भी स्त्रियों को सामाजिक जीवन में वे सभी अधिकार मिले हैं जो पुरुषों को प्राप्त है। ठीक है। अर्थात जो अधिकार पुरुष को प्राप्त है वही अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। जनजातियों के कुछ विशेष अवसरों पर पुरुषों को स्त्री के समान व्यवहार करना आवश्यक होता है। अर्थात हम देखिए तो पुरुष को जो है स्त्री के समान व्यवहार करना आवश्यक माना जाता है। जैसे हम देखें तो सहकष्टी प्रथा, जो सहकष्टी प्रथा है इस समय क्या होता है कि प्रसव पीड़ा जो होती है महिला की, है ना, प्रसव के समय जो होता है पति द्वारा भी उन सभी कष्टों को प्रदर्शित करना पड़ता है जैसे कष्ट उसकी पत्नी महसूस करती है। और आज भी भारत में से जनजाति की संख्या बहुत अधिक है जो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक ऐसे जनजाति में स्त्री प्रधान होती हैं तथा उनके संपत्ति का अधिकार माता और उनकी पुत्रियों अथवा भाइयों के पुत्रों को प्राप्त होता है। सहकष्टी प्रथा का होता है कि जो प्रसव पीड़ा होती है उस प्रसव पीड़ा में उसके पति को भी जो है वो पीड़ा को करना पड़ता है, सहन करना। ठीक है। हम देखें तो आर्थिक जीवन में जनजातीय स्त्रियों की सहभागी होते हैं। अर्थात परंपरागत ढंग से भूमि के छोटे से हिस्से में कृषि कार्य करती हैं और इस दूसरी कृषि भूमि पर श्रमिकों के रूप में काम करके आजीविका उपार्जित करती है, जिनमें पुरुषों के साथ स्त्रियां का भी सहभाग बराबरी का होता है। ठीक है। जिसमें हम देखें तो जो कृषि जब कार्य करते हैं तो पुरुष जब साथ करते हैं तो वहां पे महिलाएं भी जो है उनकी पत्नी जो होती है वो भी वहां उनको हेल्प करने के लिए पहुंचती है।
और तरह तरह के हम देखें तो शिल्प जैसे चटाई, टोकरी, बांस के सामान, ठीक है, फूल झाड़ू, जंगल से प्राप्त पदार्थों से बनी वस्तुओं आजीविका उपार्जित करने का प्रचलन है। इसके साथ हम देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं द्वारा अधिक अच्छे ढंग से किए जाते हैं ये शिल्प कार्य। पुरुष उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत अच्छे से कर पाती हैं। ठीक है। जनजातीय समुदाय में महिलाएं अपनी प्रकृति से अधिक मेहनत और कार्यकुशल होती हैं, मतलब अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करती हैं और कार्यकुशल होते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण स्वाभाविक रूप से स्त्रियों की परिस्थिति का समुदाय की तुलना में बेहतर देखने के लिए मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जनजातियों में बहुत अधिक काम करते हैं, यहाँ तक कि खनिज भंडारों के निकट होने की वजह से जो है और औद्योगिक श्रम के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। ठीक है। जनजाति महिलाओं की परिस्थिति, तीसरा टॉपिक देखिए क्या कहता है, महिलाओं की परिस्थिति के मूल्यांकन एक प्रमुख आधार उन्हें वैवाहिक जीवन से मिलने वाले अधिकार है ना। मतलब कि जो विवाह होता है तो विवाह के बाद उनको अधिक अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें हम देखें तो जनजातियों में एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह जैसे सभी रीति रिवाज का प्रचलन है। ठीक है। जीवन साथी चुनाव में महिलाओं की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत की बहुत सी जनजातियों में कन्या मूल्य का प्रचलन है, जो विवाह से पहले वर पक्ष के द्वारा कन्या के माता पिता को दिया जाता है। मतलब कन्या मूल जो है, जो वर पक्ष के पिता होते हैं उसको देना पड़ता है। ठीक है। आज भी स्त्रियों की देखें, आज भी स्त्रियों द्वारा पूर्व वैवाहिक यौन संबंधों की स्थापना एक गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है। विवाह से पहले जो है यौन संबंध की स्थापना जो है अपराध के रूप में नहीं माना जाता है, सामान्य नहीं माना जाता। उरांव जनजाति के बारे में उल्लेख है कि जनजाति में खद्दा के त्योहार पर सभी स्त्रियों को पुरुषों से स्वतंत्र यौन संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। जो एक खद्दा एक त्योहार है उसमें स्वतंत्र रूप से यौन संबंध स्थापित करने की अवसर दिए जाते हैं। ठीक है। वास्तव में जनजातियों के द्वारा जो कौमार्य है चरित्र का आवश्यक अंग नहीं माना जाता। ठीक है। बल्कि आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं के स्वभाव को अधिक महत्व दिया जाता है। जो कौमार्य है वो अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जनजातीय समाज में स्त्रियों द्वारा विवाह विच्छेद, ठीक है, जनजातीय समाज में विवाह विच्छेद की घटना प्रचुर और मातृत्व व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को मिलने वाले वैवाहिक अधिकार भी उनकी परिस्थिति को स्पष्ट करता है। यहाँ में हम देखें पिंडीगठन महोदय है, उन्होंने बताया कि समाज और संस्कृति आयोजनों में महिलाओं का योगदान पुरुषों से अधिक होता है। सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, वहां पे आप देखे होंगे कि स्त्रियां जो महिलाएं होती है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ठीक है। जनजातियों में बच्चों के जन्म से लेकर विवाह तक अनेक संस्कार स्त्रियों द्वारा ही पूरा किए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति में खेरमाता की पूजा के विशेष महत्व है। ठीक है। जो खेरमाता की जो पूजा होती है इसमें विशेष महत्व है तथा गांव में खेरमाता की स्थापना का कार्य किसी वयोवृद्ध महिला द्वारा किया जाता है। जो सबसे सीनियर महिला होती है उन्हीं के द्वारा जो है खेरमाता की पूजा की जाती है। और जिन जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है वहां उनका महत्व साधारणतया गांव की ही किसी
अनुभवी महिलाओं द्वारा किया जाता है। अर्थात जो युवा गृह अभी हम लोग देखे थे ना, जो शैक्षणिक संस्थान थे, वो शैक्षणिक संस्थान का संचालन गांव के अनुभवी महिला द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के जो है हम लोग जो जनजाति को स्थिरीकरण था उसको अध्ययन किए। नेक्स्ट क्लास में जो है जनजातियों के सांस्कृतिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होता है आप लोग को भी, है ना। तो बड़ा नहीं, छोटा ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।